परिपाक पिताश्री, क्या इस भय और स्ट्रेसफुल जीवन में है कोई ऐसा हार्मोन जो हमें लड़ने की शक्ति प्रदान करे? युद्ध करो या रण छोड़ के जीवन की रक्षा करो, ऐसा कहने वाला है कोई हार्मोन? यदि है तो उस पर प्रकाश डालने की कृपा करें पिताश्री। हाँ पुत्री, है ऐसा हार्मोन जो हमें स्ट्रेस में काम करता है, इसीलिए उसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन, और निकलता है एड्रीनल ग्लैंड से। चलो डिस्कस करते हैं हार्मोन्स फ्रॉम द एड्रीनल ग्लैंड्स। जी हाँ बहनों भाइयों, ध्यान से देखिए, यही है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्लैंड्स जो बैठी तो है किडनी के ऊपर बहुत आराम से, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया है सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड्स, यानी किडनी के ऊपर। रीनल माने किडनी। छोटी सी है एंड देखें तो हाइट है ओनली 3 to 5 सेंटीमीटर्स, विड्थ है इसकी 2 to 3 सेंटीमीटर एंड इसका थिकनेस है ओनली 1 सेंटीमीटर। मास ओनली 3.5 to 5 grams पर ग्लैंड। दो ग्लैंड्स हैं, पेयर है एंड above the kidneys. See the position in the abdomen. See how it looks when we cut the gland into section. The purple part, which is the inner part, it is the medulla, and the other outer part are the cortex. Cortex जिसे रिंड बोलते हैं, बार बोलते हैं, वैसा ही होता है। एंड द कॉर्टिकल पार्ट, ऊपर से इसमें कैप्सूल लगा हुआ है ऊपर। And this cortical part, this cortex part is again divided into 3 different zones. outer zone is zona glomerulosa, कुछ ऐसा लगता है देखने में जैसे ग्लोमेरुलस टाइप का वहाँ पे सेल्स हैं। देन द बिगर पार्ट इज जोना फेसिकुलेटा एंड द इनर पार्ट इज जोना रेटिकुलरिस। सी इफ यू विल see like this, so this is the microscopic view, and then you can see the zona glomerulosa, this one only, and then bigger one is the zona fasciculata, and this smaller one is the zona reticularis, and then inside the adrenal medulla. देखने में तो ये लोग साथ में लग रहे हैं, बट टोटली एकदम देखेंगे तो एनाटॉमिकली एंड फिजियोलॉजिकली बोथ आर एक्टिंग एज अ डिफरेंट ग्लैंड्स। जोना ग्लोमेरुलोसा, ये जो जोन है ये बनाता है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल से नाम क्लियर हो रहा है कि मिनरल्स पे काम करेगा, स्पेशली सोडियम, पोटेशियम, दिस काइंड ऑफ मिनरल्स, इसलिए इसका नाम है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मेनली इसमें निकलता है एल्डोस्टेरॉन। दूसरा जोना फैसिकुलेटा, इसमें निकलेगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली द कॉर्टिसोल। ठीक है, नाम इसलिए पड़ गया क्योंकि पहले ही देखा गया था कि ये ग्लूकोज पे ज़्यादा काम करता था, इसीलिए इसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड नाम दे दिया, बट इसका फंक्शन बहुत ही वास्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में यहाँ पे देख रहे हैं जोना रेटिकुलरिस। रेटिकुलम मीन्स नेटवर्क टाइप, तो यहाँ पे ऐसा देखने में लगता है। एंड दिस सिक्रीट्स द एंड्रोजेंस, द सेक्स स्टेरॉइड्स फ्रॉम द एड्रिनल ग्लैंड। जोना ग्लोमेरुलोसा जो एंजाइम हार्मोन निकालती है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली द एल्डोस्टेरॉन एंड डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरॉन। जोना फैसिकुलेटा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स निकालती है, कॉर्टिजोल एंड कॉर्टिकोस्टेरॉन, मेनली कॉर्टिजोल ही काम करता है। वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देन दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट कॉर्टिजोल। सेक्स स्टेरॉइड्स डिहाइड्रो इपीएंड्रोस्टेरॉन एंड एंड्रोस्टेनिडियन फ्रॉम द जोना रेटिकुलरिस। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि ये तीनों जोन जो हैं अलग अलग हैं, तीनों का सिंथेसिस ऑफ हॉर्मोन्स भी अलग अलग है, लेकिन यहाँ पे जो बेस स्ट्रक्चर है वो है कॉर्टिसोल, यानी जो बेसिक मटेरियल जो तीनों जोन को मिलता है वो जो कोलेस्ट्रॉल ही मिलता है, बट वो बनाते अलग अलग हार्मोन है। ये बना देगा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ये बना देगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और ये बना देगा सेक्स स्टेरॉइड्स। तो अलग अलग बनाते क्यों हैं? क्योंकि इनके पास एंजाइम्स अलग अलग हैं। यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके एंजाइम्स अलग हैं, यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके पास अलग एंजाइम्स हैं, और यहाँ पे जो सेल्स हैं उनके पास अलग एंजाइम्स हैं। इसके वाले एंजाइम्स इनके पास नहीं है और इनके वाले एंजाइम्स इनके पास नहीं है। अगर यहाँ होते तो ये सेल्स भी वही बना देती हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, बट ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ एंजाइम्स दीज सेल्स आर प्रोड्यूसिंग डिफरेंट डिफरेंट हार्मोन्स। यानी कि सबको मिल्क दिया गया, दूध दिया गया, किसी ने उस दूध से पनीर बना दिया, किसी ने उस दूध से रबड़ी बना दी और किसी ने उस दूध से दही बना दिया। समझने वाली बात यही है। जैसे कि बात करें जोना फैसिकुलेटा की, इसमें भी देखिए कोलेस्ट्रॉल मेन
इंग्रेडिएंट था और लास्ट में बन गया कॉर्टिजोल द मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। बट यहाँ पे डिफरेंट एंजाइम्स थे, बिकॉज ऑफ दैट ओनली दिस हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू कॉर्टिजोल, एंड कॉर्टिजोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। नाउ फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स में पहला देखेंगे इफेक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है वो ग्लाइकोजन कंटेंट लिवर में बढ़ा रहा है एंड स्केलेटल मसल्स में, एंड इंक्रीजेस नियोग्लूकोजेनेसिस, यानी न्यू ग्लूकोज बना रहा है अपार्ट फ्रॉम द टेकिंग ग्लाइकोजन और द मोनोसेक्राइड्स। उसके अलावा जो प्रोटीन होता है, फैट होता है, उससे वो नया ग्लूकोज बनाना, इसको बोलते हैं नियोग्लूकोजेनेसिस, वो कर रहा है बाई स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ रिक्वायर्ड एंजाइम्स। एंजाइम कौन सा लगेगा? ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम, उसकी एक्टिविटी बढ़ा देगा तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को वो कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में। अल्टीमेटली क्या करेगा? ये ग्लूकोज कंटेंट बढ़ा रहा है, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया कर रहा है। हाइपरग्लाइसीमिया और कैसे करेगा? दे इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम द गट, ठीक है, एंड डिक्रीज पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज। जो मसल्स में ग्लूकोज खत्म हो जाता है, यूज हो जाता है, उसको भी वो थोड़ा सा कम कर देगा। द नेट इफेक्ट ऑफ द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड लीड्स टू प्रोटीन ब्रेक डाउन, यहाँ पे कैटाबॉलिज्म कर रहा है, एंड अ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। जो है ये कॉर्टिजोल, ये जितना भी बॉडी में प्रोटीन का स्टोर्स है वहाँ पे उसको कम करने लगता है। दैट मीन्स इट रिड्यूसेस द प्रोटीन स्टोर्स इन ऑल सेल्स। लेकिन बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि वो लिवर सेल्स में उसको कम नहीं करता है। लिवर में क्या करेगा? लिवर में कॉर्टिसोल एनहेंसेस अमाइनो एसिड अपटेक बाय द लिवर सेल्स, हेंस द लिवर प्रोटीन्स एंड प्लाज्मा प्रोटीन्स आर इंक्रीज्ड। वहाँ पे खाली वो प्रोटीन कंटेंट बढ़ा रहा है, बाकी जगह कम कर रहा है, और इसीलिए वहाँ पे नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस कर देता है। अब बात करें इफेक्ट्स ऑन लिपिड मेटाबॉलिज्म, तो वहाँ पे क्या करेगा? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फैट कर देता है, यानी दोनों चीज़ करेगा, लाइपोलिसिस भी करेगा और डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स भी करेगा। डिपेंड करता है भी कौन सी सेल पे कहाँ पे वो लाइपोलिसिस करा रहा है और कहाँ पे वो डिपोजिशन ऑफ लिपिड्स करा रहा है, ठीक है। फैट डिपॉजिट भी कराएगा। लाइपोलिसिस कैसे कराता है? क्यों? लाइपोलिसिस जो फंक्शन है वो बेसिकली जो होता है वो इपिनेफ्रीन और नॉन इपिनेफ्रीन का फंक्शन है। तो ये उन सेल्स में जहाँ पे इपिनेफ्रीन एंड नॉन इपिनेफ्रीन काम करने वाला है वहाँ पे उन सेल्स की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, यानी वहाँ पे परमिसिव एक्शन देगा, जिसकी वजह से लाइपोलिसिस बढ़ जाएगी। और जहाँ जहाँ पे वो उसको डिपोजिशन कराना है तो वहाँ पे वो डिपोजिशन कराना शुरू कर देगा। लाइपोलाइसिस किया, मोबिलाइजेशन किया, उस लाइपोलिसिस से जो भी फ्री फैटी एसिड्स निकला है फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू, अब वो कहाँ आ जाएगा? सारा फ्री फैटी एसिड्स आ जाएगा प्लाज्मा में, ठीक है, एंड इट स्टिमुलेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइन, सो इट कॉजेज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फैट्स इन द बॉडी। इफेक्ट्स ऑन मिनरल मेटाबॉलिज्म, मिनरल माने कि सोडियम एंड पोटेशियम मेनली, तो सारा मिनरल पे काम कर रहा था मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ठीक है। तो जो काम मिनरलोकॉर्टिकॉइड कर रहा था उसी काम को थोड़ा सा ये हेल्प कर देता है, यानी ओवरलैपिंग एक्शन यहाँ बोलते हैं, यानी ये भी सोडियम स्टोरेज बॉडी में बढ़ाएगा एंड पोटेशियम को बाहर निकालेगा। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऑल्सो लीड टू ड्रेनेज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द ब्लड एंड डिप्रेशन ऑफ रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो ड्रेनेज बढ़ा दिया कैल्शियम फ्रॉम द बोन्स, तो बोन से कैल्शियम निकल के अब ब्लड में आ रहा है, एंड ब्लड से कहाँ जाएगा? यूरिन के पास, किडनी से वो फिल्टर हो जाएगा। सो इसीलिए यूरिन में कैल्शियम बढ़ रहा है, यानी कैल्शियम इन यूरिन, यानी कैल्सी यूरिक एक्शन है इसका। कॉर्टिसोल प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम इन द गट। वाटर एक्सचेंजर में इसका उतना काम नहीं है, लेकिन जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बॉडी में वाटर रिटेंशन होने लगता है, यानी बॉडी में वाटर रिटेंशन होगा तो इडिमा होने लगेगा। कॉर्टिसोल की अगर डेफिशिएंसी होती है तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स का कुछ फंक्शंस भी डिरेंज हो सकता है, और ये देखा भी गया है कि इट इंक्रीजेस NREM स्लीप, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, एंड इट डिक्रीजेस रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, इन्फ्लुएंसेस द मूड एंड बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल। यानी कि अगर किसी पर्सन में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यानी कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आप देखेंगे उसमें थोड़ा सा पर्सनैलिटी चेंज आ जाएगा,
इरिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, एप्रीहेंशन रहेगा उसके अंदर, वीकनेस रहेगा और थोड़ा बहुत ई चेंजेस मिलेंगे ईईजी में, ठीक है। तो उसके लिए उसको हम लोग तुरंत कॉर्टिसोल चलाना पड़ता है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी। और अगर एक्सेस ऑफ दिस हार्मोन्स हो जाएगा कॉर्टिसोल हार्मोन, द पर्सन दिस विल लीड टू द यूफोरिया, अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, यानी पर्सन जो एकदम मस्त फील करेगा, उसको लगेगा वाह क्या खुशी का माहौल है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कॉर्टिसोल का पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है। ये वहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप्स की एक्टिविटी को बढ़ाकर मायोकार्डियल सेल्स का परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देता है। इसके साथ साथ कैटेकोलामाइंस, इपिनेफ्रिन एंड नॉर इपिनेफ्रिन के जो भी फंक्शंस हैं, यानी कार्डियक आउटपुट बढ़ाना, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, वो सब काम भी वो बढ़ा देता है बिकॉज ऑफ इट्स परमिसिव एक्शन ऑन द कैटेकोलामाइंस। तो जो आर्टीरियोल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उनका जो रेस्पॉन्सिवनेस है टुवर्ड्स कैटेकोलामाइंस एंड एंजियोटेंसिन 2, तो उनका रेस्पॉन्स को ठीक करता है, यानी वहाँ पे बीपी मेंटेन कर रहा है, प्लस जो कैपिलरीज हैं उनकी परमिएबिलिटी को भी मेंटेन करता है। इसीलिए सेरिब्रल एडिमा, एंजियोनेरोटिक एडिमा में भी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें कभी कभी कॉर्टिसोल प्रिस्क्राइब किया जाता है। इफेक्ट्स ऑन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की बात करें तो हम लोग पहली बात कर चुके कि वो कैल्सियूरिक एक्शन है इसका। तो अगर कॉर्टिसोल ज़्यादा निकलता है तो वो बोन से कैल्शियम निकालने लग जाता है, ठीक है, तो बोन थोड़ा सा पोरस हो जाती हैं। एंड देयर प्रोटीन कैटाबॉलिक इफेक्ट प्रोबेबली एड्स टू द प्रोसेस बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोटीन पार्ट ऑफ द बोन मैट्रिक्स, यानी बोन्स भी कमज़ोर होती जा रही है, वहाँ पे प्रोटीन वहाँ से निकल रहा है, कैल्शियम निकल रहा है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल वीकनेस एंड फॉर स्टेरॉयड मायोपैथी ड्यू टू प्रोटीन कैटाबॉलिक इफेक्ट्स। लेकिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि कॉर्टिसोल डेफिनेटली इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ स्केलेटल मसल्स, जिसका मैकेनिज्म अभी तक प्रॉपर क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन परफॉर्मेंस बढ़ा देती हैं, इसीलिए बहुत लोग स्टेरॉयड लेके दौड़ना शुरू कर देते हैं। अब आई बात जो याद रखने वाली है। वैसे तो ये प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल्स एंड आरबीसी काउंट को बढ़ाता है, लेकिन लिम्फोसाइट एंड इस्नोफिल काउंट को कम कर देता है। इट कॉजेज डिसोल्यूशन ऑफ लिम्फोसाइट्स इन ब्लड एंड लिम्फोइड टिश्यूज, यानी लिम्फोपीनिया करा रहा है, इस्नोपीनिया करा रहा है, यानी लिम्फोसाइट एंड इस्नोफिल का काउंट कम कर देता है, जिसका इफेक्ट पड़ेगा हमारे इम्यून सिस्टम पे। क्यों, क्या हुआ, हमारा जो मेन इम्यून सिस्टम था काम कर रहा था बिकॉज ऑफ इस्नोफिल्स एंड द लिम्फोसाइट, जो टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स हैं, जो मेन इम्यून सिस्टम का पार्ट है, वहाँ पे उनकी एक्टिविटी कम कर देता है। लिम्फोसाइट की एक्टिविटी कम कैसे करेगा, एक तो उनका डिसोल्यूशन बढ़ा दिया, लिम्फ ग्लैंड्स में भी और लिम्फ नोड्स में भी उनको कम करने लग गया। दूसरा क्या करता है, जो लिम्फोसाइट्स से इंटरल्यूकिन निकलता है, जो कीमोकाइंस निकलते हैं केमिकल, जो उनको प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, प्रोलिफरेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है, तो इंटरल्यूकिन 1 निकलता है, फिर इंटरल्यूकिन 2 निकलता है। तो इंटरल्यूकिन 1, 2 जो होते हैं वो ऑटोक्राइन एंड पैराक्राइन इफेक्ट के थ्रू लिम्फोसाइट्स का पास वाली जो नियर बाई लिम्फोसाइट्स है उनका प्रोलिफरेशन बढ़ाता है, यानी नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स बढ़ता है और हमारा इम्यून मैकेनिज्म अच्छे से काम करता है। लेकिन जब इंटरल्यूकिन का ही इनिबिशन करा देगा तो प्रॉपर प्रोलिफरेशन नहीं हो पाएगा और लिम्फोसाइट्स नंबर में नहीं बढ़ पाएंगी और हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। बिकॉज ऑफ इस इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट ओनली द कॉर्टिसोल्स आर यूज्ड एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट वेन एवर देर इज़ ए नीड, यानी जब हमें किसी को ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होता है तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में जो रेसिपिएंट पर्सन है वो उस ऑर्गन ट्रांसप्लांट को रिजेक्ट ना कर दे, इसीलिए उसका इम्यून सिस्टम को सप्रेस किया जाता है कॉर्टिसोल दे के, ये स्टेरॉयड ड्रग्स दे के। कॉर्टिसोल ऑल्सो डिक्रीजेज इम्यून रिस्पॉन्सेज इन्वॉल्व इन इन्फेक्शंस, एलर्जिक स्टेजेस एंड एनाफाइलेक्टिक शॉक्स। देयर इज डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ डीएनए एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इन लिम्फोसाइट्स, तो इसीलिए लिम्फोसाइट्स का नंबर नहीं बढ़ पाता है और इम्यूनोसप्रेसिव इफेक्ट मिलता है। इसीलिए कॉर्टिसोल एक्सेस लेने पे हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और पर्सन विल सप्रेस टू मोर इन्फेक्शंस, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो चुका है। कॉर्टिसोल जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट भी करता है, यानी जहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने जा रहा है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी कम कर देता है। कम कैसे करेगा, इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, क्योंकि
ल्यूकोसाइट्स वहाँ पे आती हैं, मार्जिनेशन होता है, ब्लड वेसल्स डायलेशन होता है, एंड ल्यूकोसाइट्स होती हैं कुछ केमिकल्स निकालती हैं जिनको बोलते हैं कीमोकाइंस और ल्यूकोट्रीन्स, ठीक है। सो वो जब केमिकल्स निकलते हैं तभी इन्फ्लेमेशन होता है। तो कॉर्टिसोल क्या करेगा, वो सब एस्पेक्ट्स को इनहिबिट कर देता है। इट रिड्यूसेस ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन, कीमोटैक्सिस, phagocytosis of bacteria, aggregation of monocytes is also inhibited. Cortisol inhibits synthesis and release of chemical mediators of inflammation. Chemical mediators of inflammation क्या है, जो कीमोकाइंस निकलते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया एंड एराकिडोनिक एसिड हो गया, लीकोट्रीन्स हो गए, थ्रोम्बोक्सेन्स हो गए, ठीक है, जो थ्रोम्बोसाइट से निकलते हैं, वो सब की एक्टिविटी यहाँ पे कम हो रही है वहाँ पे, इसलिए वहाँ पे इन्फ्लामेशन नहीं हो पा रहा। दैट मीन्स इट ब्लॉक्स द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन। अगर इन्फ्लामेशन शुरू भी हो चुका होता है तो भी वो रिजोल्यूशन ऑफ इन्फ्लामेशन करा देता है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इन्फ्लामेशन कम होने पे, यानी किसी किसी को आप दे दो ना कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग दे दिया है, लेकिन इन्फ्लामेशन कम होना हमारे लिए एक तरह से नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। सो it may cause a silent spread of infections sometimes if it is inhibited, ठीक है। सो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का जुडिशियस यूज़ बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी सप्रेस कर दिया, इन्फ्लामेशन सप्रेस कर दिया, तो ये वुंड हीलिंग को भी सप्रेस कर देता है कॉर्टिसोल। कैसे, जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं जो कि अब वुंड हीलिंग वाला काम कर रही हैं, ठीक है, नई सेल्स बनाना है, वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एक्टिव होती हैं, लेकिन अब क्या हुआ, ये फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के डेवलपमेंट को भी प्रिवेंट करता है, इसीलिए वुंड हीलिंग भी डिले हो जाती है। और इसका इफेक्ट है इन स्ट्रेस ऑल्सो। स्ट्रेस कॉजेज इंक्रीज इन ACTH सिक्रीशन फॉलोड बाय सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल। इस पर हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। कॉर्टिसोल का एंटी एलर्जिक इफेक्ट भी है। देखिए, जब भी कोई इन्फेक्शन होता है ना, तो एंटीजन हमारे अंदर आता है, तो हमारी एंटीबॉडी उसको ट्रैप कर लेती है, तो बनता है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो है वो जगह जगह घूम रहा होता है, तो मास्ट सेल के पास जब पहुंचता है, तो मास्ट सेल से जब अटैच होता है तो मास्ट सेल को एक्टिवेट करता है, भैया तुम रिलीज करो हिस्टामिन। हिस्टामिन क्या करता है, वैसोडाइलेशन और अदर फंक्शन शुरू कर देता है, जहाँ पे वैसोडाइलेशन हो गया और वो एलर्जी टाइप इफेक्शन प्रोड्यूस करता है। सो ये क्या हुआ, ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स प्रिवेंट लिब्रेशन ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम द मास्ट सेल्स, तो वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस नहीं हो पाते हैं। और इसकी यही खासियत की वजह से इसको कभी कभी कुछ एंटी एलर्जिक रूप में भी यूज़ किया जाता है, जैसे इट द प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जिक डिजीजेज लाइक एक्जिमा एंड ऑल्सो यूज इन सम कॉजेज ऑफ ब्रोंकियल एस्थमा। ब्रोंकियल एस्थमा में जितने भी लोग पंप मारते हैं ना, उस पंप में सब में स्टेरॉइड रहता है। Now we know the functions of cortisol, so we can discuss its applied physiology. That means if it is cortisol secretion is increased, तब क्या होगा, and if it is cortisol secretion is decreased, तब क्या होगा। If the cortisol secretion is increased, तो उस कंडीशन को बोलते हैं कुशिंग डिजीज या कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग डिजीज मतलब ACTH secretion from the pituitary has been increased and ultimately this causes the more secretion of cortisol hormones. कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो जाता है कि जब कुछ भी प्रॉपर दोनों का मिला के एक तरह से लोकल कॉज या फ्रॉम द अपर कॉज या हाइपरट्रॉफी ऑफ द ग्लैंड, अल्टीमेटली कॉर्टिसोल सिक्रीशन इज हाई। और हो सकता है इंक्रीज सिक्रीशन बिकॉज ऑफ iatrogenic, यानी कोई पर्सन को बिकॉज ऑफ एनी डिजीज अगर उसको कॉर्टिसोल या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एडमिनिस्ट्रेशन, उसको ऐसी मेडिसिन दी जा रही है जिसमें कॉर्टिसोल रहता है, अगर वो लॉन्ग समय तक दिया जाएगा, then the person will have the effects। तो क्या समझ में आया कि कॉर्टिसोल सिक्रीशन एक्सेस क्यों रहता है, या तो उसमें एक्सेस एडमिनिस्ट्रेशन हुआ हो, बाहर से स्टेरॉइड दिया गया हो बार बार, एक्सेस सिक्रीशन फ्रॉम द एड्रीनल कॉर्टेक्स हो सकता है, या ACTH फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ज़्यादा निकला और उसने इस ग्लैंड पे इफेक्ट डाला, या हाइपोथैलेमस से CRH ज़्यादा निकला और अल्टीमेटली cortisol secretion ज़्यादा हुआ। A case of hyper secretion of cortisol, that means the Cushing syndrome। मून फेसिस यहाँ पे दिख रहा है एकदम, एंड द पर्पल स्ट्री। तो आपने जैसे उसका फंक्शन अगर आपको याद है कॉर्टिसोल का, तो उसका फीचर्स एक बार लाइन से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि वही फंक्शन अगर ज़्यादा होने लग जाए तो क्या होने लग जाएगा। देखिए, मून फेसिस
चंद्रमा जैसा फेस, मोटा फूला हुआ, क्यों? फेस बिकम्स swollen एंड राउंड. समटाइम्स देयर इज प्रोमिनेंट एक्ने एंड फेशियल हेयर ग्रोथ. प्रोटीन डिप्लीशन होगा क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन का कैटाबॉलिक इफेक्ट था. लीड्स टू अ वेरी थिन स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यूज. देयर आर पल्पल स्ट्री ऑन द वॉल ऑफ द एब्डोमेन. इंक्रीज ब्लड शुगर क्योंकि वो हाइपरग्लाइसीमिया कराता है, और अगर ज़्यादा निकलने लग गया तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा? हाइपरग्लाइसीमिया. एंड फ्री फैटी एसिड्स, क्यों? क्योंकि वो लाइपोलिसिस कराता ही है. देयर इज अ ट्रंकल डिपोजिशन ऑफ फैट रिजल्टिंग इन बफेलो हम्प ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ फैट. हमने पढ़ा था कि वो फैट का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, तो बफेलो हम्प वहाँ पे मिलता है बिकॉज ऑफ दिस हाइपर सिक्रीशन. रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड डिप्लीशन ऑफ पोटेशियम, क्यों? क्योंकि वो सोडियम का रिटेंशन कर रहा था. अल्टीमेटली जब सोडियम का रिटेंशन होगा तो हमें बीपी भी हाई मिलेगा, याद रखिएगा. ठीक है, आगे देखते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस एंड मायोपैथी, क्योंकि वहाँ पे कैल्सियूरिक फंक्शन था. कैल्सियूरिक फंक्शन की वजह से ऑस्टियोपोरोसिस एंड मायोपैथी. मायोपैथी में भी क्यों? क्योंकि कैल्शियम वगैरह निकल गया, प्रोटीन निकल गया है, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ है, तो मायोपैथी हो रहा है. इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, सोडियम रिटेंशन हुआ, ब्लड वाटर रिटेंशन ज़्यादा हुआ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा. लिम्फोपीनिया एंड ईस्नोपीनिया, हम लोग जानते हैं कि वो उसका इफेक्ट था एंटी लिम्फोसाइट एंड एंटी ईस्नोफिल पे उसका एक्शन था, इसलिए पर्सन विल हैव लेस काउंट ऑफ लिम्फोसाइट्स एंड ईस्नोफिल्स. प्रोन टू इन्फेक्शंस ड्यू टू सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, पूरा इम्यून सिस्टम इसका सप्रेस था, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, इसलिए वो उसको इन्फेक्शन जल्दी जल्दी हो सकता है. और वुंड हीलिंग उसका डिले हो जाएगा, उसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी डिले हो जाएगा. एंड ये बात हम लोग पढ़ चुके हैं कि वो उसको थोड़ा सा यूफोरिया रहेगा, यानी उसको मस्त फीलिंग रहेगी, भाई वाई क्या मज़ेदार, एकदम मस्त रह लिया हूँ मैं, एकदम से जहाज फीलिंग हुई उसको. सी द डायग्राम ऑफ कुशिंग सिंड्रोम फीचर्स. इमोशनल डिस्टर्बेंसेस, एनलार्ज सेला टार्सिका, मून फेसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, बफेलो हम्प मिल रहा है, एडिनल ट्यूमर और हाइपरट्रॉफी, ओबेसिटी, मोटा थिन रिंकल्ड स्किन रहेगा, स्ट्रीज रहेंगी, एब्डोमिनल स्ट्रीज यहाँ मिल रही हैं. एमेनोरिया हो सकता है फीमेल केसेस में, मसल वीकनेस रहेगा एंड परप्यूरा रहेगा, एंड स्किन अल्सर भी हो सकते हैं. ये रहा एक फेस ऑफ कुशिंग सिंड्रोम. अब बात करें अगर हाइपोसिक्रीशन की, यानी कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी की, देन द पर्सन में हैव एक्यूट एंड क्रॉनिक deficiency. If it is chronic deficiency, then the person will have this Addison's disease due to gradual damage of cortex. जो एडिनल कॉर्टेक्स है धीरे धीरे डैमेज हो रहा है, मोस्टली देखा गया है ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में. ठीक है, एंड जब कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी रहेगी, यानी कॉर्टिसोल हार्मोन कम निकल रहा है, तो निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म नहीं पहुंचेगा एडिनल दिस वन एंटीरियर पिट्यूटरी में, तो ऑटोमेटिकली ACTH लेवल हाई रहेगा. फीचर्स की बात करें तो हम लोग को मालूम है फंक्शन क्या करता था. फंक्शन था उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल मेंटेन करना. ठीक है, तो इस पर्सन में क्या होगा? लो ब्लड ग्लूकोज लेवल रहेगा. ब्लड ग्लूकोज लेवल यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सिक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है. और क्या था? ग्लाइकोजन कंटेंट ऑफ लीवर एंड मसल बढ़ा रहा था वहाँ पे नॉर्मल फंक्शन में. जब फंक्शन ही नहीं हो पाएगा तो क्या होगा? देयर विल बी अ लो लेवल ऑफ ग्लाइकोजन इन द मसल एंड लिवर. पर्सन विल हैव वीकनेस and the person will have the increased capillary permeability. ठीक है, कैपिलरी परमेबिलिटी वहाँ पे जो नॉर्मल मेंटेन कर रहा था तो नहीं रह पाएगी, और कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, विच लीड्स टू इडीमा. द पर्सन विल हैव इडीमा इन दिस केस ऑल्सो. लो बीपी रहेगा एंड लो GFR. जब बीपी लो हुआ, नॉर्मली क्या था? बीपी मेंटेन कर रहा था और हाइपर टेंशन करा रहा था अगर हाइपर सिक्रीशन था, लेकिन अगर लेस सिक्रीशन है तो बीपी लो हो जाएगा. ठीक है, यानी सोडियम बाहर निकल गया, वाटर बाहर निकल गया, एंड बिकॉज ऑफ VP लो तो GFR लो हो जाएगा. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा. GFR कम होगा तो फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं होगा, तो क्या होगा? जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जो बाहर जाना था वो बाहर नहीं जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो रिटेंशन हो जाता है, बॉडी में ही रहता जाता. देयर इज लो BP ड्यू टू लॉस ब्लड दैट इज लॉस ऑफ फ्लूइड टू द टिश्यू स्पेसेस. इडिमा वहाँ पे हो रहा है. डिक्रीज कार्डियक आउटपुट हो जाएगा. वहाँ पे क्या था? कार्डियक आउटपुट बढ़ा रहा था. यहाँ पे क्या होगा? बिकॉज ऑफ हाइपोसिक्रीशन यहाँ पे डिक्रीज कार्डियक आउटपुट रहेगा. लेस रिस्पॉन्सिवनेस टू द VSM टू इपिनेफ्रीन, क्योंकि इपिनेफ्रीन पे जो उसका परमिसिव एक्शन था वो नहीं हो पा रहा है, इसीलिए यहाँ पे कार्डियक आउटपुट कम हो गया. लेस ब्लड वॉल्यूम हो गया.
बीपी कम हो गया, एंड हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है, सोडियम लेवल कम हो गया है क्योंकि सोडियम रिटेंशन नहीं हो पाया और सोडियम ज़्यादा लॉस हो गया, तो ये पर्सन विल सफ़र फ्रॉम हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है। अब क्या होगा दूसरा, मसल वीकनेस। मसल वीकनेस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉर्टिसोल डेफिशिएंसी। इट ऑल्सो अकर्स ड्यू टू एसोसिएटेड डिक्रीज इन द सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम पोटेशियम में जब हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे तब हम लोग उसका फंक्शन में देखेंगे कि क्यों यहाँ पे इतना मसल डेफिशिएंसी हो रहा है। और आ गया रेस्टलेसनेस एंड लैक ऑफ मेंटल कंसंट्रेशन। देयर इज एनोरेक्सिया, उसको भूख कम लगेगी, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, एंड इंटॉलरेंस टू स्ट्रेस, क्योंकि अब वो स्ट्रेस को कोप नहीं कर पाएगा, इसीलिए बोलते हैं ना ये प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। इंक्रीज्ड ACTH लीड्स टू, अब क्या हुआ, निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जान ही रहा था, तो ACTH ज़्यादा निकलता रहता है हमेशा, तो ACTH ज़्यादा निकलेगा तो ठीक है, ACTH जब ज़्यादा निकलेगा तो ACTH का काम था मिलेनोसाइट पे भी, जो कि मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, तो उसको भी ज़्यादा निकालता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, मिलेनोसाइट की एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी एंड देयर विल बी पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। फीचर्स ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड एड्रीनल एंड्रोजन डेफिशिएंसी आर ऑल्सो सीन, ऐसा देखा गया है। दिस इज़ अ टिपिकल केस ऑफ एडिसन डिजीज़, लेकिन यहाँ पे इस हाइपर पिगमेंटेशन तो है इस पर्सन को, लेकिन क्योंकि ये पर्सन जो है वो विटिलिगो से भी सफ़र कर रहा है, इसलिए यहाँ पे विटिलिगो के भी स्पॉट्स दिख रहे हैं। अ वेरी फेमस पर्सनालिटी जॉन एफ कैनेडी, he was also suffering from Addison's disease. Whenever there is any kind of physical और emotional stress, यानी जहाँ पे बात आ जाती है या तो लड़ाई करो या भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, उस समय सिंपैथेटिक डिवीजन ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट्स ओवर द पैरासिम्पैथेटिक। इससे क्या होगा, ये हाई सिंपैथेटिक टोन जो होती है वो फेवर करती है बॉडी फंक्शंस दैट कैन सपोर्ट विगरस फिजिकल एक्टिविटी एंड ATP प्रोडक्शन, क्योंकि हमें भागना है, लड़ाई करना है, तो हमें भागने लड़ाई करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कहाँ से मिलती है, ATP से, ठीक है। तो अब क्या हुआ, तो जो और क्या होता है, सर्कुलेशन चाहिए भागने के लिए, तो सर्कुलेशन जहाँ जहाँ ज़रूरत है सर्कुलेशन वहाँ बढ़ा दिया जाता है, जैसे स्केलेटल मसल्स में सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाएगा, कार्डियक मसल्स में सर्कुलेशन बढ़ा दिया जाएगा, बाकी जो ऑर्गन जो है जिनमें बहुत ज़रूरत नहीं है उस समय सर्कुलेशन की, वहाँ पर सर्कुलेशन कम कर दिया जाता है। तो जब भी कोई स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में क्या होगा, जो हमारा नर्वस सिस्टम है हाइपोथैलेमस से निकलेगा कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, CRS निकला, तो वहाँ से ACTH जो कि जाके काम करेगा एड्रीनल कॉर्टेक्स पे, कॉर्टेक्स को बोला कि भाई कॉर्टिसोल निकालो, स्ट्रेस आ गया है, हमको लड़ाई करना है या भागना है, तो हमें एनर्जी चाहिए और फालतू स्टोरेज नहीं चाहिए, तो लाइपोलिसिस यानी लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा और फ्री फैटी एसिड दे देगा ताकि वो फ्री फैटी एसिड से हमको एनर्जी मिले। ग्लूकोनियोजेनेसिस कराएगा, ग्लूकोज नए नए बनाने हैं फॉर्मेशन, ग्लूकोज करेगा, प्रोटीन कैटाबॉलिज्म कर देगा, प्रोटीन का ब्रेकडाउन कर देगा, क्योंकि उसमें प्रोटीन स्टोरेज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब घर में आग लगी होती है तो आदमी उठा के सीधे भागता है, तो अपने सर पे पूरा बोझ लेके नहीं भागता है, तो भैया प्रोटीन नहीं चाहिए। और क्या होता है, सेंसिटाइज ब्लड वेसल्स, रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन, ये हो गया। ऐसा ही अगर ग्रोथ हार्मोन की बात करें तो जो हाइपोथैलेमस निकला, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन को बोला, ग्रोथ हार्मोन गया सीधे लिवर के पास, लिवर से बोला भाई इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स बनाओ फटाफट, रिस्पॉन्स में क्या होगा, लाइपोलिसिस एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ब्रेकडाउन वहाँ पे भी शुरू हो गया, और ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज दो ताकि हमें ATP मिले और उस ATP से एनर्जी मिले भागने की या लड़ने की। ऐसा ही बात करें हाइपोथैलेमस से निकला TSH, जो कि सीधे थायराइड के पास गया और थायराइड ग्लैंड को बोला भैया T3 T4 हार्मोन जल्दी जल्दी निकालो, तो उसके रिस्पॉन्स से क्या हुआ, इट इंक्रीज यूज ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP। अल्टीमेटली क्या है, हमको ग्लूकोज चाहिए जो कि एनर्जी देगा, तो ये तो हो गया हार्मोन रिस्पॉन्स। इसके अगेंस्ट में और क्या हुआ, न्यूरोटिक जो न्यूरॉन्स इम्पल्सेस गई फ्रॉम द सिंपैथेटिक सेंटर्स, उन्होंने क्या बोला, सिंपैथेटिक नर्व्स सब कुछ स्टिमुलेट किया, एंड वी नो द एड्रीनल मेडुला इज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम, तो वहाँ से क्या निकलता है, इपिनेफ्रीन एंड नॉर इपिनेफ्रीन। इपिनेफ्रीन एंड नॉन इपिनेफ्रीन का जो फंक्शन था कार्डियक आउटपुट बढ़ाना, वो सब करना, वो तब अल्टीमेटली इसी के परमिसिव एक्शन की वजह से हो रहा है, कॉर्टिसोल के, इसीलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तो हमें मिल रहा है इपिनेफ्रीन नॉन इपिनेफ्रीन से, लेकिन कॉर्टिसोल जो होता है वहाँ पे उसको रेगुलेट कर रहा है, तो थोड़ा बहुत, तो अब इसका रिस्पॉन्स में क्या मिलेगा हम लोग को, इंक्रीज हार्ट रेट एंड फोर्स ऑफ बीट,
क्योंकि भागना है, दौड़ना है, लड़ना है, तो हार्ट रेट थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्योंकि हर जगह सर्कुलेशन पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ मोस्ट विसरा एंड स्किन, स्किन में फालतू में नहीं जाना है, और बहुत सारे विसराज हैं वहाँ तक सर्कुलेशन फालतू में क्यों जाएगा, तो वहाँ पे सर्कुलेशन कम कर दिया जाता है, यानी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्शन कर दी जाती है वहाँ पे। डायलेटेशन ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ हार्ट, क्योंकि वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ाना है, लंग्स में बढ़ाना है, सांस जल्दी जल्दी लेनी है दौड़ने भागने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, सर्कुलेशन ऑफ दैट ब्लड इज इंक्रीज इन दिस एरिया थ्रू वेसोडाइलेशन। ब्रेन में, स्केलेटल मसल्स में, मसल्स से ही तो भागेंगे लड़ेंगे, इसलिए स्केलेटल मसल्स में ब्लड सप्लाई बढ़ा दी जाती है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्प्लीन, जरूरत नहीं वहाँ पे ब्लड की, तो कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज इन लिवर, सही बात है। स्वेटिंग, पर्सपिरेशन बढ़ा दिया ताकि कूलिंग इफेक्ट रहे। एंड डायलेटेशन ऑफ एयरवेज, सांस लेने में दिक्कत ना हो, फटाफट सांस लेके आदमी दौड़ भाग सके, क्योंकि एनर्जी चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वहाँ पे डायलेटेशन ऑफ एयरवेज हो गया। डिक्रीज इन डाइजेस्टिव एक्टिविटीज़, ज़्यादा पचाने की जरूरत नहीं है भाई, जो है उसको रहने दो और अभी भागो या लड़ाई करो। वाटर रिटेंशन एंड एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, और पानी का कंजम्पशन जो है थोड़ा सा इंक्रीज होना है, तो वहाँ पे वाटर को रिजर्व रख दिया गया, वाटर को बाहर नहीं निकाला गया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द स्ट्रेस रेस्पॉन्सेज एंड द cortisol as a primary stress hormone. These are the books used for this learning session: adrenal cortex, cortisol, its function, Cushing syndrome and Addison disease. हाँ, तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, कॉर्टिसोल द स्ट्रेस हार्मोन, जो सिखाता है हमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। इसके साथ ही इसके फंक्शन से हमें समझ में आ गया होगा कि वाई दिस काइंड ऑफ हार्मोन और स्टेरॉइड्स आर मेनली यूज एज अ ड्रग, एज एन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एज एन एंटी एलर्जिक, है ना। तो होप अच्छा लगा होगा। और इसके साथ ही एक बात मैं भूल गया था आपको बताना, एक निमोनिक, क्योंकि हम लोग को जब एड्रिनल कॉर्टेक्स का जब हम लोग लेयर्स लिखते हैं एग्जाम में, तो उसमें बार बार भूल जाते हैं कि पहली लेयर कौन सी है, दूसरी लेयर कौन सी है, तो उसके लिए एक निमोनिक है GFR। GFR होता है, अगर किडनी की बात करें तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जोना ग्लोमेरुलेसा, जोना फैसिकुलेटा एंड जोना रेटिकुलरिस, यानी ग्लोमेरुलेसा, फैसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, GFR। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।